So, hello students, how are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study our chapter Glimpses of India. So, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं हमारी कंट्री इंडिया की कुछ झलकियाँ. तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमारे पास टोटली 3 स्टोरीज हैं. तो जिसमें हम देखने वाले हैं अपने इंडिया की कुछ झलक देखने वाले हैं. 3 जगहों के बारे में हम जानेंगे. फर्स्ट जो है वो है गोवा, जो है ना हमारी प्लेस, हमारी जो स्टेट है उसके बारे में देखेंगे कि वहाँ के जो बेकर्स हैं. हमारे फर्स्ट जो स्टोरी उसका नाम ही है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसमें हम बेकर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. अच्छा, जब वर्ड सुनते हो बेकर तो दिमाग में क्या आता है? माइंड में आता है ना सबसे पहले वो केक्स, वो बेकरीज, वो ब्रेड्स. सो यस, उन्हीं बेकर्स की हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में कि जब पुराने टाइम में पोर्चुगीज इंडिया आए थे तो उस टाइम पे उनकी लाइफ कैसी होती थी, उन बेकर्स की लाइफ कैसी होती थी एंड उनका क्या रोल होता था उनकी सोसाइटी में. देन हमारा है सेकंड पार्ट. सेकंड स्टोरी जो है वो है काफ़ी ब्यूटीफुल सी जगह के बारे में, विच इज़ कूर्ग, जो हमारे इंडिया में ही है. वो इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी बढ़िया सी जगह है ना कि उसको इंडिया का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है. देन आता है हमारा थर्ड पार्ट विच इज़ टी फ्रॉम असम, जिसमें हम चलेंगे एक ट्रेन जर्नी पर अपने 2 दोस्तों के साथ, प्रांजल और राजवीर के साथ. कहाँ पे? असम. असम के जो टी गार्डन्स होते हैं ना, चाय के बागान, वो प्यारी प्यारी खुशबू आती है जहाँ पर टी लीव्स की, वहीं पर उसी असम की हम सैर करेंगे उनके साथ. एंड बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी कुछ कहानियाँ भी हमें पता चलेंगी चाय के बारे में. सो इफ़ यू आर अ टी लवर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमारे इस चैप्टर में. तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, विच इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा. तो हमारे जो फर्स्ट पार्ट के ऑथर हैं वो कौन है? लूसियो रॉड्रिग्यूज हैं. ठीक है. सो बेसिकली ही इज़ अ पोर्चुगीज राइटर नोन फॉर हिज सिंपल एंड रिफ्लेक्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग. यानी कि जो इनका स्टाइल है राइटिंग का, लिखने का, वो काफ़ी सिंपल और रिफ्लेक्टिव है. ठीक है. एंड हिज वर्क्स ऑफन फोकस ऑन, यानी कि ये ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी राइटिंग पर. वो किस पर करते हैं? एवरीडे लाइफ पर ज़्यादा फोकस करते हैं लिखते टाइम. यानी कि इन चीज़ों को वो इंक्लूड करते हैं. ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा लिखते हैं एंड सोशल वैल्यूज़ के बारे में लिखते हैं. ठीक है. एंड ये ना बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशंस को लिखते हैं, यानी कि कुछ भी ना फिक्शनल नहीं लिखते. जैसे बचपन में हम लोगों ने सुनी होंगी ना परियों की कहानियाँ एंड वो सब चीज़ें. अब हमें पता है वो रियल तो चीज़ें होती नहीं है, इमेजिनरी होती हैं. लेकिन हमारे जो राइटर है ना बिल्कुल भी फिक्शनल चीज़ें नहीं लिखते, बिल्कुल रियलिस्टिक लिखते हैं. एंड इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी जो कहानी है, इनकी जो स्टोरीज़ हैं, राइटिंग्स हैं, उनको लिखने में इंटरेस्टेड होते, उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं. स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है इनकी राइटिंग्स. ठीक है. तो हमारे पास जो आज इनकी राइटिंग है, जो हमें दिया गया है हमारे सिलेबस में पार्ट, वो पढ़ते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ठीक है. विच इज़ अ बेकर फ्रॉम गोवा. सो हमारे ऑथर हैं वो कहते हैं दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट. पेन पोर्ट्रेट क्या है भाई? पोर्ट्रेट क्या होता है? फर्स्टली पोर्ट्रेट मतलब एक पिक्चर होती है ना, जैसे आपने देखा होगा आर्टिस्ट पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं. इवन हमारा जो फ़ोन का कैमरा होता है उसमें भी एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन होता है. सो वैसे ही यहाँ पर पोर्ट्रेट का सेम मीनिंग है. बस डिफरेंस क्या है? पेन पोर्ट्रेट. पेन पोर्ट्रेट से क्या मतलब शब्दों में बयां किया गया. ठीक है. वर्ड्स में बताया गया एक तस्वीर, एक सीनरी, एक सीन. ठीक है. तो ये है वो, मतलब ये पार्ट है, इट्स अ पेन पोर्ट्रेट अ बेकर फ्रॉम गोवा. तो हमारे जो ऑथर हैं वो स्टार्टिंग में कहते हैं, मतलब इसमें बताएंगे वो जो ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर्स हुआ करते थे ना पोर्चुगीज टाइम पर, तो उनकी कैसी लाइफ होती थी, उनका क्या रोल होता था उस सोसाइटी में, वो सब हम जानेंगे. वो कहते हैं मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को सुना है उनके पुराने दिनों को याद करते हुए. जैसे आपने भी सुना होगा कई बार हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने पुराने टाइम को याद कर रहे होते हैं. एंड कई बार हमें बताते हैं अपने बचपन की चीज़ें कि क्या वो गेम्स खेला करते थे, उनकी कैसी लाइफस्टाइल हुआ करती थी. तो वैसे ही हमारे ऑथर भी बताते हैं कि मैंने अपने बड़े बुजुर्गों को सुना है कई बार अपने टाइम की बातें याद करते हुए. वो याद करते हैं उन फेमस पोर्चुगीज ब्रेड्स को, उन बेकर्स को, एंड जो फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड हुआ करती थी उनको. ठीक है. एंड उसी के ऊपर ये पूरी स्टोरी होने वाली है. तो शुरू करते हैं. वो कहते हैं वो जो बेकर्स हुआ करते थे ना गोवा में, उनको क्या बोला जाता था? पैडर के नाम से वो फेमस थे, उनको पैडर बोला जाता था. इवन आज भी अगर कोई बेकर हो तो गोवा में उसको पैडर ही बोला जाता है. देन वो कहते हैं द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स अराइवल विद बैम्बू टूल्स इज स्टिल हर्ड इन सम प्लेसेस. यानी कि जो बेकर्स हुआ करते थे ना उस टाइम पर, उनके वो ना एक बैम्बू स्टिक रखते थे अपने साथ, एक बैम्बू टूल होता था जो थोड़ा डेकोरेटेड सा होता था. और जब भी वो चलते थे ना उसको ऐसे टैप कर करके चलते थे, जिसके वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होती थी, एक जिंगल और थर्ड की साउंड. ठीक है. जैसे झंग झंग काइंड ऑफ साउंड प्रोड्यूस होती थी. तो जिससे पता चल जाता था कि भाई जब भी वो साउंड आ रही है यानी कि हमारे बेकर्स आ गए हैं हमारे घर के पास, यानी कि हमारी सोसाइटी में. ठीक है. वो कहता है कि वो साउंड आज भी सुनाई देती है कई जगहों पर.
एंड द फैमिली प्रोफेशन इज स्टिल कैरिड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और जो प्रोफेशन उस टाइम पे शुरू हुआ था, जो लोग उस प्रोफेशन को उस टाइम पे रन कर रहे थे, वो आज भी चल रहा है। भले ही वो लोग जो उस टाइम पर रन करते थे, जो उस टाइम पे प्रोफेशन वो चलाते थे, वो लोग ना रहे हो, लेकिन उनके बच्चे, उनके बेटे, उनके पोते वो उस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं द लीगेसी ऑफ पोर्चुगीज ब्रेड मेकिंग कंटिन्यूज इन गोवा। वो जो प्रोफेशन है, वो जो कंटिन्यूटी है, वो आज भी चल रही है। देन आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं हमारे जो ऑथर हैं। इन आवर चाइल्डहुड इन गोवा द लोकल बेकर वॉज अ चेरिश्ड फिगर हु विजिटेड आवर होम। यानी कि वो बताते हैं कि बहुत ही ना इम्पॉर्टेंट रोल था उन बेकर्स का हमारी सोसाइटी में उस टाइम पे। अपने बचपन की वो याद बता रहे हैं, क्योंकि बचपन में उन्होंने कैसे देखा था बेकर्स को, क्या उनका रोल होता था, कितनी इंपॉर्टेंस थी। ठीक है, देखो वो कहते हैं कि जब वो आते थे ना मॉर्निंग में, तो उनके पहले 2 राउंड लगते थे पूरे दिन में। कितने राउंड? 2 राउंड लगते थे। कौन सा भाई? एक तो मॉर्निंग राउंड हो गया, जब वो अपनी पूरी जो बास्केट है ना उसको भर के लेके आते थे बिल्कुल मॉर्निंग में ब्रेड्स बेचने के लिए। ठीक है, देन दूसरा होता था इवनिंग में, जब पूरा राउंड खत्म करके पूरी सोसाइटी में या जितना भी एरिया उनका होता था कि भाई इतना एरिया हमें कवर करना है ब्रेड बेचने के लिए, तो पूरा करके जब वापस जा रहे होते थे इवनिंग में उनका सेकेंड राउंड होता था। ठीक है, वो कहते हैं द साउंड ऑफ हिज बैम्बू टूल्स वुड वेक अस अप। यानी कि जब मॉर्निंग में उनकी वो साउंड आती थी ना उस बैम्बू टूल की, तो उससे हमारी नींद खुल जाया करती थी। हमारे लिए एक तरह से कह लो वो अलार्म होता था उस टाइम का। एंड वी ईगरली अवेटेड हिज अराइवल। और हम ना बिल्कुल मतलब जिज्ञासु होके बिल्कुल ईगरली वेट करते थे उनके आने का। क्यों वेट करते थे वो देखो। आर एक्साइटमेंट वॉज नॉट फॉर द लोव्स ऑफ ब्रेड। हमारी जो एक्साइटमेंट थी ना उनके लिए कि वो कब आएंगे, हम वेट करते रहते थे इतने ज़्यादा, उनके लिए उत्सुक रहते थे कि हमारे जो बेकर्स हैं वो आएंगे। वो इसलिए नहीं थी कि भाई उनके लोव्स ऑफ ब्रेड थे, उनके लिए हमारी एक्साइटमेंट नहीं थी। किसके लिए थी? विच वर यूजुअली परचेज बाय द हाउस होल्ड मेड्स। क्योंकि वो जो लोव्स ऑफ ब्रेड थी वो तो हाउस होल्ड मेड्स खरीदती थी। पास पास्टाइन और बास्टाइन। हमारी जो एक्साइटमेंट थी वो तो थी ब्रेड बेंगल्स के लिए। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, इस तरह की कुछ ब्रेड बेंगल्स हुआ करती थी बच्चों के लिए, तो ये फेवरेट थी उनकी। ठीक है, तो हमारी जो एक्साइटमेंट थी वो तो ब्रेड बेंगल्स के लिए थी। लोव्स ऑफ ब्रेड तो वो हाउस होल्ड जो मेड्स हैं उनके लिए होती थी। एंड ओकेजनली स्वीट ब्रेड ऑफ अ यूनिक वेराइटी। ये ना एक काइंड की एक तरह की स्वीट ब्रेड होती थी, बहुत ही टेस्टी सी बढ़िया सी। यानी जो फ्रेग्रेंस होती थी ना वो भी इतनी मस्त, इतनी अच्छी थी कि हमारे ऑथर कह रहे हैं मुझे आज भी वो फ्रेग्रेंस याद है, मैं भूल नहीं सकता। जैसे आपकी कोई बचपन की फेवरेट डिश रही हो, कुछ भी फेवरेट फूड रहा हो जो हम कभी भूल नहीं पाते, वैसा ही वाला सीन था हमारे ऑथर के साथ भी। The passage describes the arrival of the baker who announced his presence with the sound of bamboo stuff। जैसे कि मैंने आपको बताया जब भी वो आते थे ना, एक बैम्बू होता था उनके पास, बैम्बू टूल होता था जिसमें वो ऐसा कुछ शो फिक्स कर रखते थे जैसे कुछ भी, जिससे वो साउंड प्रोड्यूस हो जब भी वो आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जब भी आइसक्रीम वाले भैया आते हैं तो उनका एक अलग सा हॉर्न काइंड ऑफ होता है ना वो, तो जब भी वो आते हैं तो वो हॉर्न से वो बजा देते हैं, अलग तरह का साउंड आता है उससे, तो हमें पता चल जाता है कि भाई आइसक्रीम वाले भैया आए हैं, है ना। तो हम बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि भाई अब तो आइसक्रीम खानी है हमने। तो वैसे ही जब बेकर्स आया करते थे उस टाइम पर, तो वो एक अलग तरह की साउंड होती थी, झंग झंग करके ऐसे कुछ। तो उन्हें पता चल जाता था बच्चों को कि भाई हमारे बेकर्स आ गए हैं। बच्चों को ही नहीं, सभी को पता चल जाता था। ठीक है, वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। अब देखो भाई हमारे जो बेकर्स थे ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, बिल्कुल एक्सपर्ट हुआ करते थे अपने काम में। एक हाथ से वो अपनी बास्केट को कंट्रोल मतलब हैंडल किया करते थे, एंड जो दूसरे हाथ से वो बैम्बू जो उनका टूल था उसे पकड़े रखते थे। ठीक है, ही ग्रेटेड द लेडी गुड मॉर्निंग। और जब वो आते थे ना अपने ब्रेड्स ऑफ लोव्स ऑफ ब्रेड को बेकने के लिए, तो पहले तो सभी लेडीज़ को, जो घर की लेडीज़ हुआ करती थी, उनको क्या बोलते थे? विश करते, ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, देखो। एंड प्लेस्ड हिज बास्केट ऑन अ वर्टिकल बैम्बू स्टैंड। एंड फिर क्या करते थे? भाई आए हैं, लेडी आई है सपोज करो कोई, ठीक है, वो लोव्स ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए, तो वो पहले उनको ग्रीट करेंगे गुड मॉर्निंग, एंड फिर अपना बैम्बू जो है वो ऐसे करके एंड उसके ऊपर बास्केट कंट्रोल किया करते थे। ठीक है, वैसे करके हैंडल किया करते थे। ऑल्दो द किड्स वर टोल्ड टू वेट। ठीक है, अब फिर उनको वो बांट रहे हैं, सपोज वो बेक रहे हैं जो भी उनकी लोव्स ऑफ ब्रेड। अब जो बच्चे हैं ना वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चों को तो थोड़े ना वेट होता है, तो उनको बोला जाता है भाई तुम वेट करो, तुम्हें भी मिलेगा, तुम्हें भी तुम्हारी फेवरेट चीज़ मिलेगी। लेकिन नहीं, बच्चों से कहाँ वेट हो रहा है। दे कुडंट रेजिस्ट पीकिंग इनटू द बास्केट। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते कि हम उस बास्केट में जो झांक रहे हैं ना, बच्चों को जो एक्साइटमेंट होती है कि हमें तो देखना है भाई उसमें क्या है, क्या क्या वेराइटीज़ है, कौन सी वाली मुझे चाहिए लोव ऑफ ब्रेड या ब्रेड बेंगल मुझे कौन सी चाहिए,
वो उसके लिए एक्साइटमेंट होते थे। उन इसकी वजह से ना वो कई बार डांट भी पड़ जाती थी, बहुत ही मतलब प्यार वाली जो डांट होती है ना, वैसे वो डांट दिया करते थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आज के टाइम पे अगर कोई किसी को डांट देना तो बिल्कुल लड़ाई वड़ाई हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था, सब लोग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थे एंड भाईचारा बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, ठीक है। द लोव्स वर डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, जो लोव्स होती थी वो सर्वेंट्स को डिलीवर की जाती थी, वाइल द चिल्ड्रन लीगरली लुक फॉरवर्ड टू द ब्रेड बेंगल्स, जबकि बच्चे ब्रेड बेंगल्स के लिए उत्सुक रहते थे। ऑथर कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जो ऑथर है ना, अपने बचपन की वो टिपिकल फ्रेग्रेंस, वो जो प्यारी प्यारी खुशबू होती थी उन ब्रेड बेंगल्स की, वो आज भी याद करते हैं, वो भूल नहीं पाए, इतनी प्यारी उनकी खुशबू हुआ करती थी, इतनी टेस्टी वो ब्रेड बेंगल्स हुआ करती थी। द चिल्ड्रन केयर्ड लेस अबाउट ओरल हाइजीन, यानी कि वो इतनी ज़्यादा उन बच्चों को प्यारी लगती थी वो ब्रेड बेंगल्स की, वो ओरल हाइजीन का भी नहीं सोचते थे, केयर नहीं करते थे। ओरल हाइजीन का मतलब क्या है, मतलब वो ब्रश भी नहीं किया करते थे। ब्रश देखो कैसा होता था, नो नीड फॉर द टूथ ब्रश मेड फ्रॉम अ बैम्बू, सॉरी मैंगो लीव से बनाए जाते थे उस टाइम पे जो टूथब्रश होते थे। तो बच्चे ना बिल्कुल उसका भी वेट नहीं करते थे, हम पहले ब्रश व्रश कर ले, नहीं तो इतना रिस्क कौन ले, लीफ तोड़ के लाए पहले मैंगो की, उसका ब्रश बनाया एंड देन हम करें अपना ब्रश ब्रश, नहीं इतना कौन टाइम वेस्ट करना है मैम। उस टाइम के जो बच्चे वो बहुत ज़्यादा नॉटी होते थे एंड बहुत ज़्यादा उत्सुक होते थे उन बेंगल्स के लिए, क्योंकि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता था, वो क्या एक्सक्यूज देते थे, दैट एनिमल्स लाइक टाइगर्स डिडंट बॉदर विथ सच हैबिट्स, कि भाई कभी टाइगर जो होता है, बाघ जो शेर होता है, वो थोड़ी ना कभी ब्रश करता है अपना शिकार करने से पहले, वो भी तो अपना डायरेक्ट शिकार करता है, अपना डायरेक्ट खाना खा लेते हैं। एंड जो हमारे बच्चे होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई जो हमारी सुबह की चाय है, सुबह की टी है ना, वही हमारा पूरा जो माउथ है बिल्कुल वॉश कर देगी, बढ़िया से हम फ्रेश हो जाएंगे चाय से ही, तो अलग से ब्रश करने की क्या ज़रूरत है। आगे देखते हैं, द पैसेज underscores the vital role of bakers in Goan village, emphasizing that marriage gift celebrations really on sweet bread like bowl, यानी कि यहाँ पर देखो कितनी इंपॉर्टेंस दिखाई गई है सोसाइटी में उस टाइम के बेकर्स की, उस टाइम की जो बेकरी होती थी उसकी कितनी इंपॉर्टेंट होती थी। मतलब एक बोल, एक काइंड ऑफ ब्रेड होता है, स्वीट ब्रेड होता है, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था मैरिज गिफ्ट्स के लिए, कि अगर ये नहीं है ना भाई, ये बोल ये ब्रेड नहीं है, तो मान लो यूजलेस है सारे इवेंट्स, चाहे वो कोई फेस्टिवल है, कोई मैरिज है, कोई गिफ्ट दिया है किसी को, सारे ओकेजन बिल्कुल मानो ना यूजलेस मीनिंगलेस हो गए हैं अगर वो स्वीट ब्रेड नहीं है वहाँ पर, अगर वो बेकरी वाली चीज़ें उस फेस्टिवल में, उस ओकेजन में इंक्लूड नहीं की गई हैं। Bakers are crucial for various occasions, providing essential items like sandwiches for engagements. एंगेजमेंट के लिए सैंडविचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, एंड केक्स फॉर फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स के लिए केक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस। अब देखो केक्स और बॉलिनाज जो होते थे ना, वो क्रिसमस के लिए और जो बाकी सारे फेस्टिवल्स होते थे, इवेंट्स होते थे, उनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। द अटायर ऑफ बेकर्स, यानी कि अब अटायर यानी कि जो उनके कपड़े होते थे, उनकी क्लोथिंग कैसी होती थी उसके बारे में बताया गया है, बहुत ही अलग यूनिक तरह की होती थी। अब जो हमारे ऑथर है ना, वो बताते हैं कि पुराने टाइम में ना जो हमारे बेकर्स हुआ करते थे, वो एक फुल अटायर पहनते थे, एक तरह से फ्रॉक काइंड ऑफ अटायर होती थी उनकी, ठीक है। एंड वो इतनी होती थी उसकी लेंथ कि वो नी तक होती थी उनकी, ठीक है, पूरा एक फ्रॉक काइंड ऑफ होता था। एंड उसके बाद जब बचपन में अपने जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने बचपन में क्या देखा, उसके बाद जैसे होते हैं ना कि स्टाइल चेंज होती रहती है, फैशन चेंज होते रहते हैं, तो उनकी जो हमारी बेकर्स की जो ड्रेसिंग थी वो भी चेंज हो गई। बचपन में क्या देखा था उन्होंने, वो देखो, द अटायर्स ऑफ बेकर्स इन द पास्ट वाज डिस्टिंक्ट एंड इवन टुडे वियरिंग नी लेंथ शॉर्ट्स, नी लेंथ शॉर्ट यानी कि नी तक उनकी शॉर्ट्स हुआ करती थी, इस पिक्चर में भी देख सकते हो, एंड एक शर्ट हुआ करती थी, ठीक है, कंपेयर टू द ड्रेसिंग लाइक अ पैडर। या और अगर आज भी ऐसी कोई ड्रेसिंग कर लेना तो उसे गोवा में पैडर यानी बेकर ही बुलाया जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आया, ये पूरा गोवन कल्चर के बारे में बताया गया है, वहाँ के जो बेकर्स हुआ करते थे उसके बारे में बताया गया है। फिर देखो, इन द पास्ट बेकर्स टिपिकली सेटल्ड देयर बिल्स। अब बिल्स के बारे में भाई देखो कितनी ईमानदारी, कितना ज़्यादा दूसरों पर भरोसा था उस टाइम के लोगों को। वो देखो, अब जो बिल्स होते थे, जैसे हमारे यहाँ पे जो दूध आता है ना, डेली मिल्क आता है घर पे, तो उसका जो हिसाब होता है लास्ट में, जो बिल कलेक्शन होता है, वो मंथ के एंड में होता है ना बहुत सारी चीज़ों का, तो वैसे ही यहाँ पर जो बेकरी होती थी, जो बेकर्स होते थे, उनका भी मंथ के एंड में हिसाब होता था, ठीक है, बिल्स कलेक्ट होते थे एट द एंड ऑफ द month with monthly accounts recorded on the wallet.
पेंसिल। यानी कि अब जो पूरा रिकॉर्ड है ना, जैसे आज के टाइम पर तो हम एक नोटबुक में किसी भी पैड पर वहाँ पर पूरा हिसाब लिखते हैं कि भाई आज के दिन इतना आया है दूध, आज मतलब नहीं आया है या कुछ भी है, ठीक है, वो हम अपने पास लिख कर रखते हैं अलग सेपरेट। लेकिन उस टाइम पे इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर भरोसा रहता था कि कोई भी कहें कि धोखा नहीं देगा, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ रहते थे लोग, कि जो बिल्स होते थे वो दीवारों पर लिख दिए जाते थे पेंसिल के साथ, ठीक है, वहां पर वो रिकॉर्ड होते थे पूरे। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, और जो बेकिंग का जो प्रोफेशन था ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। आज के टाइम पे आप देखोगे अगर बेकरी खोल ले कोई बेकर है तो वो लगेगा ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है कई सारे केसेस में, है ना। लेकिन उस टाइम पे अगर बेकरी का किसी का प्रोफेशन है, कोई बेकर है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस होता था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन होता था। इंश्योरिंग द वेल बींग ऑफ द बेकर्स फैमिली एंड सर्वेंट्स, यानी कि जो बेकर की फैमिली होती थी वो भी प्रॉफिट में रहती थी। सर्वेंट्स, जो उनके सर्वेंट्स होते थे, इवन उनको भी बिल्कुल ये टेंशन नहीं होती थी कि भाई हमारी सैलरी, हमारे वेजेस हमको टाइम पे नहीं मिलेंगे, नहीं, वो सारे प्रॉफिट में रहा करते थे। हु अपीयर्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, बिल्कुल हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस रहा करते थे। एविडेंट फ्रॉम देयर प्लम फिजिक, और अगर उनकी प्लम फिजिक देख ली जाए तो वो एक साइन होती थी। प्लम फिजिक से मतलब बिल्कुल मोटे ताजे है ना, हेल्दी से, यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से उनके फिजिक्स से ही उनको देखकर ही पता चल जाता था भाई कितने हैप्पी, कितने इनकी अच्छी लाइफस्टाइल है, बेकर्स हैं, ठीक है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, और अगर आज के टाइम पर अगर ऐसी किसी प्लम फिजिक या जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस के साथ किसी को देख ले, किसी की अपीयरेंस, किसी को मतलब कोई मोटा ताज़ा कोई हेल्दी सा कोई पर्सन है वहां पर, तो उसको भी कंपेयर कर दिया जाता है किससे, बेकर से, यानी पेडर से। यानी कि गोवा में अगर आज भी कोई ऐसा हेल्दी पर्सन दिख जाए ना, मोटा ताज़ा, तो उसको भी बेकर यानी पेडर बोल दिया जाता है। यहीं पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, विच इज़ कूर्ग। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी सी जगह है, बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है, एंड बिल्कुल एंड तक ना अगर आप सेकेंड पार्ट के बारे में जानोगे यू विल गोना फॉल इन लव विद दैट प्लेस, ठीक है। तो चलो हमारे जो ऑथर है उनके बारे में जान लेते हैं। लोकेश एब्रॉल हमारे इस सेकेंड पार्ट के ऑथर हैं। सो बेसिकली ही इज एन इंडियन राइटर एंड एजुकेशनिस्ट एंड बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि इनका जो वर्क है ना वो ज़्यादा काम इन्होंने किया है एजुकेशन में, लर्निंग में एंड लीडरशिप में। एंड ही हैज़ रिटन ऑन टॉपिक्स, यानी कि इनके टॉपिक्स पर वो लिखते हैं। इनके टॉपिक्स है टीचिंग मेथड, स्टूडेंट डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी एंड द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, ठीक है। इन टॉपिक्स पर वो मेनली लिखते हैं। हिज राइटिंग इज यूजुअली क्लियर, बिल्कुल क्लियर राइटिंग्स होती हैं इनकी, एंड थॉटफुल होती हैं, एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होती हैं। एम्ड एट हेल्पिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस। तो अब बढ़ते हैं अपने स्टोरी की तरफ। कूर्ग के बारे में, भाई कूर्ग जो है ना एक कॉफ़ी कंट्री है, यानी कि यहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए एंड स्पीशीज़ के लिए, अलग अलग तरह के स्पाइसेस के लिए, बहुत अलग अलग तरह के स्पाइसेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, भाई देखो, इन द मिडस्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम मैसूर एंड मैसूर टू मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में सिचुएटेड है। एंड देयर इज अ हेवनली प्लेस nested amid its rolling hills and it is a home to a proud and martial community, यानी कि यहाँ ये जो है ना ये जगह ऐसा लगता है मानो देखने में बिल्कुल स्वर्ग का कोई पार्ट आ गया है धरती पर। स्वर्ग जो होता है, हेवन, स्वर्ग जो है वो ही ला के रख दिया गया। इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी अमेजिंग वो जगह है, मतलब प्यार हो जाएगा उस जगह से अगर चले गए वहाँ पे, मन ही नहीं करेगा वापस आने का, इतनी प्यारी वो जगह है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ये जो है ना ये घर है किसका, मार्शल कम्युनिटी, यानी कि जहाँ पर जो लोग होते हैं ना, जो कम्युनिटी है बहुत ज़्यादा ब्रेव है, बहुत ज़्यादा बहादुर है, मार्शल कम्युनिटी यहाँ पर होती है। एंड जो विमेंस होती है वो काफ़ी स्टनिंग, यानी कि काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर लेडीज़ होती हैं यहाँ की। एंड अ डाइवर्स रेंज ऑफ वाइल्ड क्रिएचर्स, यानी कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जंगली जानवर भी बहुत अलग अलग तरह के, अलग अलग उनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। देन अब कूर्ग को ना कोडागू भी बोलते, तो कंफ्यूज मत हो ना, कई बार यहाँ पे आप स्टोरी में कोडागू वर्ड भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो ये ना स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। कहाँ पर है भाई ये जगह, ये है कर्नाटक में, हमारे इंडिया के ही कर्नाटक जो स्टेट है वहाँ पर है ये जगह। फीचर्स लश एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, अब ये जो जगह है ना ये एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का घर भी है एक तरह से मान सकते हैं। यहाँ पर ना एवरग्रीन फॉरेस्ट जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। कॉफ़ी प्लांटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है एंड स्पाइसेस पाई जाते हैं अलग अलग तरह के। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 30%, 30% जो है इस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने
कवर किया हुआ है। रेन फॉरेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाले जो जंगल होते हैं ना, हरे भरे, उन जंगलों ने, ठीक है। द बेस्ट टाइम टू विजिट इज, यानी कि अगर आपको कूर्ग जाना है कभी इन द फ्यूचर, प्लान बने ना कूर्ग जाने का, तो बेस्ट टाइम आपको बता दिया गया यहाँ पर सितंबर टू मार्च के बीच जाना, ठीक है। क्यों जाना वो भी बताया गया है आगे, क्योंकि अगर दूसरे टाइम पे जाओगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑफरिंग परफेक्ट वेदर विद ओकेजनल शावर्स, क्योंकि भाई और जो टाइम होता है ना वो ज़्यादातर बारिश का टाइम होता है। इतनी ज़्यादा बारिश होती है क्योंकि देखो आप, रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ये, इतनी ज़्यादा बारिश होती है ना कि आप चल ही नहीं पाओगे वहाँ पे, बिल्कुल एंजॉय करना तो भूल ही जाओ, आप घूम भी नहीं सकते, इवन एंटर भी नहीं कर पाओगे, इतनी डिफिकल्टी हो जाएगी। तो बेस्ट टाइम यहाँ पर है सितंबर टू मार्च, वो जाना अगर जाने का प्लान बने कभी, ठीक है। द रीजन इज नोन फॉर इट्स कॉफ़ी स्टेट्स, यानी कि कॉफ़ी का मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, इसलिए ये जाना जाता है। एंड कॉलोनियल बंगलोज, यहाँ पर बहुत सारे कॉलोनियल बंगलोज हैं, यानी कि पुराने टाइम में ब्रिटिश टाइम पर जो कॉलोनियल बंगलोज हमें बनाए गए थे ना, वो भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। नेस्टेड अंडर द ट्री कनोपीज यानी कि जैसे कोई भी पेड़ है ना यहाँ पे, बहुत क्योंकि जंगल है भाई ये तो है ना, तो बहुत सारे पेड़ होंगे, तो ये ऐसे बन के ना, ये जो कनोपीज बन जाती है, यानी कि ऊपर के जो इनके पार्ट होते हैं ट्रीज के, वो ऐसे कवर कर लेते हैं बहुत सारा। तो यहाँ पर कोई भी बंगलो है, ठीक है, लेट्स चेंज द इंक, यहाँ पे कोई भी बंगलो है तो वो ऐसे ना कवर हो जाता है, कई बार ना दिखाई भी नहीं देते हैं बंगलोज, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा वाला सीन हो जाता है कई बार कि बंगलो दिखाई भी नहीं देते हैं टी कनोपीज की वजह से। ऐसे बहुत सारे बंगलोज यहाँ पर हैं सिचुएटेड, तो घूमने के लिए बहुत अच्छी प्यारी सी जगह है इन शॉर्ट। देन द इंडिपेंडेंट कूर्ग रेसिडेंट्स आर बिलीव टू हैव ग्रीक एंड अरबिक एंसेस्ट्री, यानी कि यहाँ पर ना कहा जाता है कि यहाँ इनके जो पूर्वज रहे होंगे, जो कूर्ग के लोग हैं, वो कैसे रहे होंगे, इनके पूर्वज हो सकता है या तो ग्रीक रहे हो या अराबिक रहे हो। ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग सी वाली चीज़ है, क्योंकि दोनों चीज़ों में बिलीव किया जाता है। क्यों किया जाता है, उनके पीछे रीजंस भी दिए गए हैं, कुछ कारण भी बताए गए हैं। पॉसिबली अ रेमनेंट ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट्स आर्मी। अब भाई ग्रीक का बता दिया पहले, तो ग्रीक क्यों कहा जाता है कि पूर्वज ग्रीक रहे होंगे कूर्ग के लोगों के, वो इसलिए क्योंकि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी आई थी ना इंडिया, और जब वो वापस जा रहे थे, तो एक जो पार्ट था ना उनकी आर्मी का, वो जब वापस जा रहे थे तो वापस जा ही नहीं पाए किसी कारण से, कुछ हो सकता है प्रॉब्लम रही हो, रास्ता बंद हो या कुछ भी, ठीक है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई हम यहीं इस कूर्ग में ही रहेंगे, एंड यहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने शादी कर ली, यहीं का कल्चर अडेप्ट कर लिया, एंड यहीं पे वो रहने लग गए, ठीक है। इस वजह से कहा जाता है दैट सेटल्ड इन द एरिया। ये एक मतलब स्टोरी कह लो, ये कहा जाता है वहाँ पर, इसलिए कहा जाता है कि शायद ग्रीक रहे होंगे यहाँ के जो पूर्वज थे कूर्ग के लोगों के, ठीक है। ये एक स्टोरी हो गई। द पीपल ऑफ कूर्ग पॉसिबली ऑफ अरब ओरिजिन, और कहा जाता है भी अरब भी तो हो सकते हैं, अरब ओरिजिन भी हो सकता है उनका। अरब क्यों कहा जाता है, हैव डिस्टिंक्ट मार्शल एंड मैरिज एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना वो अरेबिक लोगों से बहुत ज़्यादा मेल खाती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मार्शल मैरिजेस हो गई, रिलीजियस ट्रेडिशंस हो गए, दैट डिफर फ्रॉम मेन स्ट्रीम हिंदू कल्चर, यानी कि जो हिंदू कल्चर होता है ना उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ के जो इनके ट्रेडिशंस है, ठीक है। दे यूनिक अटायर, और इनकी जो थोड़ी यूनिक सी अटायर है विच इज़ कूपिया, क्या नाम है, कूपिया। यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर में, ये अटायर होती है इनकी एक तरह से ड्रेस है, ये इज रेमिनिस्ड ऑफ अरब एंड कर्डिश क्लोथिंग कुफिया। ये ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है, किससे सिमिलर है भाई, अरब और कर्डिश जो लोग होते हैं ना उनकी एक ड्रेस होती है कुफिया, पे देखो नाम भी सिमिलर है, कुपिया एंड कुफिया, तो और ड्रेस जो है ना वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा सिमिलर, मतलब एक जैसी ही मान लो, इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो इसलिए कहा जाता है कि हो सकता है वो अरब अरब के लोग भी रहे हो जो इनके क्या थे, पूर्वज थे, ठीक है। कुर्ग होम्स आर नोन फॉर द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटलिटी, जो मेहमान नवाजी होती है, जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं ना, उनका वेलकम करते हैं, तो भाई उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है ये लोग, उनकी हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छी होती है। एंड अ रिच हिस्ट्री ऑफ वेलोरस ट्रेल्स एसोसिएटेड विद द सन्स एंड फादर्स। एंड अब जब इनसे मिलोगे ना इन लोगों से, तो इनके पास ना बहुत सारी एंडलेस स्टोरीज होती है इनके फादर्स की, इनके सन्स की, यानी कि ब्रेवरी स्टोरी, यानी कि वीर गाथाएं होती है, इतनी सारी स्टोरीज होती है, इतने ज़्यादा ब्रेव होते हैं यहाँ के लोग कि आपको बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिल जाएंगी इनकी, ठीक है, यहाँ के लोगों से ही। द कुर्ग रेजिमेंट इज हाईली डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि यहाँ के लोग ना बहुत ज़्यादा आर्मी के लिए, आर्मी में बहुत ज़्यादा जाते हैं इनशो, ठीक है, इतने ज़्यादा ब्रेव होते हैं। एंड इवन जो फर्स्ट चीफ थे ना इंडियन आर्मी के, बिल्कुल नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ज़्यादा, जो फर्स्ट चीफ थे वो कौन थे, जनरल करियप्पा, वो भी एक कूर्गी थे, ठीक है, कूर्ग से ही थे, वॉज फ्रॉम कूर्ग। नोटेबली कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स। फायर आर्म्स क्या होता है, इनकी जो
गन्स होती हैं, पिस्तौल होती हैं, वो जो वेपन्स होते हैं ना इस तरह के, सिर्फ कोडावस यानी कूर्गी ही हैं जिनको अलाउ किया गया है पूरे कंट्री में कि वो बिना लाइसेंस के, विदाउट लाइसेंस फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई भी और पर्सन है जो कूर्गी नहीं है, दूसरे दूसरी जगह पर रह रहा है कंट्री के, तो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता फायर आर्म्स कैरी करने के लिए विदाउट लाइसेंस। ठीक है, इट्स अ क्राइम इन इंडिया टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस इफ द पर्सन इज नॉट कूर्गी। द कावेरी रिवर इन कूर्ग ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि जो कावेरी रिवर है ना वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती है, प्रोवाइडिंग अ हैबिटेट फॉर द महासिर फिश। एंड इस कावेरी रिवर में एक महासिर फिश होती है जो मतलब जो यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो इस तरह की ये फिश होती है। ठीक है, प्रोवाइडिंग अ हैबिटेट फॉर महासिर फिश। ठीक है, देन किंगफिशर्स यानी कि नीलकंठ हमें पक्षी को बोलते हैं, आपने देखे भी होंगे किंगफिशर्स, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। वो फिश कलेक्ट करते हैं, कि इनका जो शिकार होता है वो फिश होते हैं, मछलियों के लिए डाइव लगाते हैं और उनको अपना खाना बनाते हैं। स्क्वेरल्स एंड लंगूर जो कि बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस एनिमल्स होते हैं, एंजॉय ड्रॉपिंग पार्शली ईटन फ्रूट इनटू द क्लियर वाटर, यानी कि ये क्या करते हैं ना, इतने ज़्यादा कहीं नटखट से जानवर होते हैं स्क्वेरल्स और लंगूर, वो कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, सपोज करो कोई फ्रूट खा रहे हैं अपना फेवरेट वाला, एंड वो आधा खा के ना आधे को क्या करते थे, वो जो क्लियर वाटर होता है, कोई भी वाटर बॉडी है वहाँ पर, तो उसमें ऐसे फेंक के मारते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं बचपन में, क्या होगा अगर आपने कभी कि पत्थर हम फेंकते हैं तो हमको बहुत मज़ा आता है बच्चों को, क्योंकि उससे जैसे वो पत्थर डाल रहे हैं पानी में तो पानी ऊपर उछलता है, स्प्लैश होता है, जब बूंदें आती हैं एंड वो ऐसा रिंग काइंड ऑफ एक पैटर्न सा बन जाता है। तो वही ये लोग, ये जो हमारे स्क्वेरल्स और लंगूर्स हैं वो भी यही कर रहे होते हैं, उनको बड़ा मजा आता है ये चीज़ करने में कि आधा फ्रूट खाया ना, आधे को ऐसे क्लियर वाटर में फेंक के मारा, जिससे वो ऐसे रिंग सी पैटर्न सा बन जाता है उन पानी पे, एंड वो पानी से कुछ बूंदें उछल के आती हैं। ठीक है, एलिफेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एलिफेंट्स आर बेस्ड इन द रिवर, यानी कि एलिफेंट्स को यहाँ पर जो रिवर्स हैं उनमें नहलाया जाता है उनके माउथ्स के द्वारा। माउथ्स कौन होते हैं? जो केयर टेकर होते हैं एलिफेंट्स के, उनको स्क्रब करते हैं, उनको अच्छे से नहलाते हैं, क्लीन करते हैं रिवर्स में। कूर्ग ऑफर्स बोथ लेड बैक रिलैक्सेशन एंड हाई एनर्जी एडवेंचर, यानी कि ये जो जगह है ना कुर्ग, वो इतनी प्यारी है कि अगर किसी को रिलैक्स करना हो, उनको आराम करना हो, उसके लिए भी परफेक्ट है। एंड एट द सेम टाइम अगर किसी को एडवेंचर का शौक है, भाई एडवेंचर के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो? रिवर राफ्टिंग हो गई, कैनोइंग हो गई, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रैकिंग। बहुत ही एडवेंचर के लिए तो मानो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया जगह है। अगर किसी को एडवेंचर से प्यार, एडवेंचर करने का मन है ना इन द फ्यूचर, बिल्कुल बेस्ट जगह है। और किसी को रिलैक्स करना है, बिल्कुल शांति चाहिए, तो वो भी कूर्ग इसके लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है टू विजिट फॉर सच रीजंस। द रीजन टीम विद डाइवर्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, मकाक्यूज हैं, मलबर स्क्वेरल्स हैं, लंगूर्स हैं एंड लॉरिस स्लेंडर लॉरिस है। ठीक है, स्लेंडर लॉरिस ये होता है एनिमल, ये देखो कितना प्यारा सा क्यूट सा जानवर है ना। तो ये जो है ना, ये आपको वहाँ पे बहुत सारे जानवर अलग अलग तरह के देखने को मिल जाएंगे। एंड ये ना ऊपर से भी आपको, अगर आप जैसे कहीं भी जा रहे हो, मतलब कूर्ग में आप घूम रहे हो, तो ऊपर से पेड़ों से आपको कंपनी भी दे रहे होंगे, आपके साथ आपको नज़र भी रख रहे होंगे आपके ऊपर। ठीक है, देन देखते हैं आगे क्या है। वाइल्ड एलिफेंट्स आर गिवन एम्पल स्पेस एंड रिस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पर ना वाइल्ड एलिफेंट्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, लेकिन जंगली हाथी हैं, तो अगर आप अटैक कर दिया तो भाई फिर क्या ही विजिट करोगे आगे, तुम कोई विजिट करने के लिए बचेगी जगह तुम्हारे लिए नहीं बचने वाली ना, तो थोड़ा केयरफुल भी रहना एनिमल से। The ascent to the Brahmagiri Hills offers a breathtaking panoramic view of Coorg's misty landscape, यानी कि जब आप ब्रह्मगिरी हिल की चढ़ाई चढ़ोगे ना, तो वहाँ से आपको एक ब्रेथ टेकिंग, इतना अमेजिंग, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल, इतना फैंटास्टिक व्यू, पैनोरामिक व्यू से क्या मतलब है, यानी कि पूरा वाइड व्यू। जैसे आप फ़ोन का कभी कैमरा चेक करो, उसमें भी एक पैनोरामिक व्यू करके ऑप्शन दिया होता है, जिससे आपको पूरा ना वाइड व्यू दिखाई देता है। ठीक है, तो वैसा ही व्यू आपको देखने को मिलेगा कूर्ग का। ठीक है, कूर्ग के लैंडस्केप का। अ स्ट्रोल अक्रॉस अ रोप ब्रिज, यानी कि वहाँ से आप, एक रोप ब्रिज है वहाँ पर, अगर आप उससे होते हुए जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे भाई? 64 एकड़ का एक निसर्गधाम आइलैंड है वहाँ पर। ठीक है, क्या है? निसर्गधाम आइलैंड है वहाँ पर, वहाँ पे पहुँच जाओगे। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा आइलैंड है, तो आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। एडिशनली विजिटर्स में इनकाउंटर बुद्धिस्ट मॉन्क, यानी कि वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। ठीक है, कहाँ पे? बायलाकुप्पा में।
ठीक है। एंड मॉन्क्स आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में, मूवीज में, कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वैसे कपड़े पहने रखते हैं, समथिंग ऑरेंज काइंड ऑफ। तो वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एडिंग टू द कल्चरल रिचनेस ऑफ कूर्ग वेयर वन कैन डिस्कवर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। एंड इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल जगह है कि उसको क्या बोला जाता है, हमारे जो कूर्ग है उसको हर्ट एंड सोल यानी कि दिल और आत्मा बोला जाता है। इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी यहाँ से कूर्ग के बारे में। अगर कोई जाने वाला है तो मुझे बता देना पहले ही, ठीक है, कि मैम वी गोना विजिट दिस प्लेस सून। तो चलो अब अपने बढ़ते हैं फाइनली थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज टी फ्रॉम असम। एंड इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं अरूप कुमार दत्ता। So he is a well-known Indian writer and journalist, specially famous for his children's literature and nature writing. ठीक है, ये किस लिए फेमस है? चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड नेचर राइटिंग के लिए। ये है बेसिकली असम से, भाई असम से है इसलिए इन्होंने असम की ये जो हमारी स्टोरी है वो दी गई है, एंड इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है। भाई असम से कोई व्यक्ति, अगर हम यूपी से हैं तो हमें यूपी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अगर कोई राजस्थान से है तो राजस्थान के बारे में उसे ज़्यादा जानकारी होगी, क्योंकि बचपन से वो उसी स्टेट में तो रहे हैं, है ना। एंड इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, दैट इज काजीरंगा ट्रेल। ये भी आप पढ़ सकते हो इफ इन द फ्यूचर यू विल बी इंटरेस्टेड, यू कैन। देन अब बढ़ते हैं हमारी फाइनली स्टोरी की तरफ। तो ये है दो दोस्तों की कहानी, एक का नाम है प्रांजल एंड दूसरे का नाम क्या है? राजवीर। ठीक है, तो ये दो दोस्त होते हैं, यंगस्टर है। तो हमारा जो प्रांजल है वो यंगस्टर है असम से, ये असम से बिलोंग करता है। एंड जो राजवीर है वो उसका क्लासमेट है, दिल्ली के स्कूल में ये दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, एंड जो प्रांजल के फादर है ना वो मैनेजर हैं एक टी गार्डन के अपर असम, अपर पार्ट जो है ना असम का, वहाँ पे एक टी गार्डन है, वहाँ के मैनेजर है प्रांजल के फादर। कंफ्यूज मत होना, राजवीर और प्रांजल है। प्रांजल है हमारा असम से, राजवीर उसका क्लासमेट है, वो दिल्ली से ही है। ठीक है, तो क्या होता है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, समर वेकेशंस है, जो हमारा प्रांजल है वो इनवाइट करता है अपने दोस्त राजवीर को कि भी आ जाओ, हम असम चलेंगे, मेरे होम टाउन चलते हैं। ठीक है, तो भाई राजवीर हो जाता है रेडी कि भाई चलते हैं, भाई समर वेकेशन आ गए हैं, दोनों जा रहे हैं। अब उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, जर्नी से शुरू करते हैं। तो क्या होता है, वो स्टेशन पर होते हैं अपनी ट्रेन में, तो वहाँ पर एक वेंडर आता है, टी वेंडर आता है। वेंडर कौन? बेचने वाले जो होते हैं, जो टी वेंडर है कि चाय बेचने वाला आता है। एंड वो क्या कहता है आके, चाय गरम गरम चाय, ऐसे जैसे बोलते हुए आते हैं ना, अलग अलग चीज़ें बेचने आते हैं, तो अपनी चीज़ों के बारे में वो ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, बता रहे होते हैं लोगों को कि अगर आप क्या चाहिए, ये चाहिए, हमारे पास ये चीज़ें हैं, लाइक, है ना। तो वो बोलते हैं चाय गरम गरम चाय, ऐसे करके हमारा टी वेंडर आता है। एंड जो हमारे जो दोस्त हैं दोनों, वो उनको भी चाय पीनी होती है, तो वो 2 कप चाय ऑर्डर कर देती है, भाई हमारे लिए 2 कप दे दो, है ना। एंड वो देखते हैं अपने कंपार्टमेंट में कि मोस्ट ऑफ द लोग ना चाय पी रहे हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। राजवीर मेंशंस, अब क्या होता है, राजवीर जो है ना वो आया है विजिट करने असम। अब वो दोनों ही ना इंटेलिजेंट, बिल्कुल पढ़ाकू वाले बच्चे हैं। तो राजवीर बिल्कुल पूरी इंक्वायरी निकाल के, पूरी सारी डिटेल्स पढ़ के, जांच पड़ताल करके इन्फॉर्मेशन निकाल के आया है असम के बारे में और चाय के बारे में, यानी कि जो टी लीव्स होती हैं, जो टी प्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो वो ना कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स बताता है प्रांजल को। वो क्या बताता है, भाई राजवीर कहता है कि 80 करोड़ यानी 800 मिलियन कप्स ऑफ टी जो है ना वो डेली कंज्यूम किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में। कितने? 80 करोड़, 800 मिलियन कप्स ऑफ टी कंज्यूम किए जाते हैं। एंड प्रांजल जो है बिल्कुल अमेज हो जाता है कि क्या 80 करोड़, रियली, वाह, मतलब बहुत ही बड़ी, ये देखो इतना बड़ा नंबर है ये, है ना। देन क्या होता है, द ट्रेन डिपार्ट्स एंड प्रांजल कंटिन्यूज रीडिंग द डिटेक्टिव। अब भाई ट्रेन हो जाती है शुरू, एंड मतलब अपनी डेस्टिनेशन वो चलना शुरू करते हैं। जो हमारा राजवीर है, सॉरी प्रांजल है, वो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ना कंटिन्यू करता है। उसे ना डिटेक्टिव बुक पढ़ने का बड़ा शौक होता है। हमारा जो दूसरा दोस्त है राजवीर, उसे भी डिटेक्टिव बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन आज वो डिटेक्टिव बुक नहीं पढ़ता, क्योंकि उसे इंटरेस्ट होता है उन सीनरीज को, उन सीन्स को देखने में, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है ना, वो असम विजिट करना, वो टी गार्डन्स देखना, तो उसे वो एंजॉय करना था। आज उसे कोई डिटेक्टिव बुक नहीं पढ़नी थी। लेकिन हमारा जो प्रांजल है वो पढ़ रहा होता है, क्योंकि उसके लिए वो कोई नई चीज़ नहीं है, वो भाई पला बड़ा ही असम में है, उसके लिए तो उसका होम टाउन ही है वो, है ना। तो उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, उसने तो बचपन से वो चीज़ें देखी हैं। तो अब देखो हमारे जो राजवीर है उसके लिए क्या क्या अमेजिंग चीज़ों से दिखने वाली है। इज mesmerized by the lush greenery including the green paddy fields and endless tea bushes against a backdrop of wooden hills. He notices the workers amidst the tea bushes in the tea garden and an industrial building with smoke emitting chimneys in the distance. अब उसे ना बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे सीन्स दिखाई देते हैं, सीनरीज दिखाई देती हैं, व्यूज़ दिखाई देते हैं। वो देखता है कि बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके आगे छोटे छोटे बुशेस हैं,
टी बुशेस हैं, एंड वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बोने ड्वार्फ लगते हैं उनके सामने, बड़े बड़े पेड़ छोटे छोटे पौधे, तो वो तो बिल्कुल बोने से लगेंगे ना, ड्वार्फ लगेंगे, तो वैसा वाला उसे सीन रखता है। एंड उन्हीं में ना, उन बुशेस में ही बीच बीच में कुछ वर्कर्स होते हैं जो ऐसा लगता है डॉल लाइक फिगर्स हैं, जो टी प्लगर्स होते हैं, ठीक है, वो दिखाई देते हैं उसको। और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे क्या दिखाई देती है, वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी दिखाई देती है जिसकी चिमनी में से स्मोक एमिट हो रही होती है, स्मोक निकल रही होती है। एंड राजवीर एकदम से एक्साइटेड होकर पॉइंट आउट करता है, प्रांजल को बोलता है, देखो टी गार्डन है, लुक एट देयर इज अ टी गार्डन, ओके। एंड जो हमारा प्रांजल है वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता, वो उसके लिए थोड़ी ना कोई एक्साइटेड वाली चीज़ है, उसके लिए नॉर्मल चीज़ है, उसने तो बचपन से ये चीज़ें देखी है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ टी गार्डन है, अब तुम देखना अंत तक तुम्हें बहुत सारे टी गार्डन देखने को मिलेंगे, इतने सारे टी गार्डन हैं तुमने लाइफ में पूरे कवर भी नहीं कर पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, इतने सारे टी गार्डन हैं सब में। In a sum known for its extensive tea plantations, Rajveer and Pranjal discuss the legend surrounding the डिस्कवरी ऑफ टी। अब भाई दो कुछ ना लेजेंड्स यानी कि कुछ कथाएं हैं, कुछ कहानियां हैं कि कैसे टी के बारे में लोगों को पता चला, चाय के बारे में पता चला, अब उसके बारे में डिस्कशन चलने वाला है। तो राजवीर पूरा काम करके आया, पूरी इंक्वायरी, पूरी इन्फॉर्मेशन, सारी नॉलेज लेके आया है भाई चाय के बारे में। तो अब ना उसे प्रांजल को वो बताता है कि भाई चाय के बारे में लोगों को कैसे पता चला। सो वो कहता है कि अपने पहली स्टोरी बताता है जो कि है चाइनीज लेजेंड की, ठीक है, एक चाइनीज कहानी है। क्या है भाई वो देखते हैं। जो प्रांजल पूछता है भाई क्या तुम क्या कहानियां ढूंढ के लाए हो, बताओ मुझे क्या फैक्ट्स है। तो बताता है पहली चाइनीज लेजेंड के बारे में ऑफ टी लीव्स एक्सीडेंटली फॉलिंग इनटू द बॉइलिंग वाटर क्रिएटिंग अ डिलिशियस फ्लेवर। अब वो बताता है कि एक बार ना एक चाइनीज एम्परर होता है, तो उसे आदत होती है कि वो अपना पानी ना हमेशा बॉयल करके यानी कि उबाल के पीता होता है, ठीक है। तो एक दिन वो कर रहा होता है, पानी गर्म हो रहा है, उसका चाइनीज एम्परर है, उसमें एकदम से होता है कुछ टी लीव्स आकर गिर जाती है। अब टी लीव्स आकर गिर गई तो उनको कुछ फ्लेवर भी मिक्स हो जाता है उस पानी में, उस बॉइल्ड वाटर में, है ना। एंड जब उसे पीता है तो बड़ा डिलीशियस, काफी टेस्टी सा वो लगता है। एंड वहीं से टी लीव्स के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हो गया, वहीं से डिस्कवरी हो गई एक तरह से टी लीव्स की, ठीक है। प्रांजल एक्सेप्टिवली आस्क फॉर अनदर लीजिए। अब प्रांजल जो है वो उसे मतलब अच्छा लगता है कि इंटरेस्टिंग लगती है एक तरह से स्टोरी, फिर वो दूसरी के बारे में पूछते हैं, अच्छा दूसरी स्टोरी क्या है, दूसरी क्या लेजेंड है वो बताओ मुझे। अब राजवीर दूसरी शेयर करता है, वो होती है एक इंडियन लेजेंड ऑफ बोधि धर्मा की, ठीक है। वो बताता है कि एक ना तपस्वी होते हैं, एंड उन्हें ना तपस्या करनी होती है, तो उन्हें ना बहुत ज़्यादा नींद आती है, ठीक है। अब वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई नींद आती है, जब भी वो अपना मेडिटेशन करने बैठे, अपना ध्यान लगाने बैठे, उन्हें नींद आने लगती है, जिससे वो परेशान होकर क्या करते हैं, बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं। क्या स्टेप लेते हैं, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसिटिक हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपनी जो आईलिड्स, अपनी जो पलकें होती है ना ये वाली, इनको कट कर देते हैं। देखो इतने ज़्यादा अपने काम के लिए फोकस्ड होते हैं कि भाई नींद ना आए, इसलिए उन्होंने अपनी आईलिड्स ही कट कर ली, बिकॉज ही फेल्ट डोजी ड्यूरिंग मेडिटेशन। अब वो उन्होंने आईलिड्स कट कर ली, तो अब क्या होता है ना कि उनकी आंखों में से, उनकी पलकों की जगह 10 टी प्लांट्स निकल आते हैं। कितने, 10 टी प्लांट्स निकल आते हैं। एंड जब उनको टेस्ट किया गया, पानी में उबाल कर उनको टेस्ट किया गया, तो उससे ना नींद भाग जाती थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि कई बार आपने भी किया होगा, अगर पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, मुझे पता है बोर्ड्स के लिए बिल्कुल तैयारी टॉप पे रहनी चाहिए। तो जब आप लोगों को रात को नींद आती है तो हम चाय पीते हैं ना कि भाई नींद उड़ जाए और पढ़ाई में हम लोग बिल्कुल फोकस रहे, तो वैसा ही वाला सीन होता है कि उस टाइम पे जब वो 10 टी प्लांट्स निकले थे ना, जब उन चाय की पत्तियों को उबाल के पिया गया, तो उससे ये चीज़ फील हुई कि इससे नींद उड़ जाती है। एंड वहीं से टी लीव्स की यानी कि टी के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हो गया। सेकेंड हमारी जो स्टोरी थी वो ये थी। आफ्टर ड्राइविंग द मरियाना जंक्शन, अब वो कहाँ पहुंच जाते हैं भाई, अपने मरियाना जंक्शन पे पहुंच गई हैं उनकी जर्नी। द बॉयज आर मेड बाय प्रांजल्स पेरेंट्स, अब वहाँ पर उनके वेट कर रहे थे, कौन वेट कर रहा था, प्रांजल के पेरेंट्स वेट कर रहे थे। एंड हेड टू धाकियाबारी, कहाँ चल देते हैं, धाकियाबारी चल देते हैं। अ टी स्टेट मैनेज बाय प्रांजल्स फादर, जो कि प्रांजल के फादर के द्वारा वो टी स्टेट मैनेज की जाती थी। दे टेक अ डिटोर ऑफ द मेन रोड, यानी कि मेन रोड से वो एक टर्न लेते हैं, एक शार्प टर्न लेते हैं। एंड क्रॉसिंग द कैटल ब्रिज, एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करते हुए धाकियाबारी टी स्टेट में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक उनकी जर्नी पहुंच गई है। आगे देखो आगे क्या होता है। द बॉयज ऑन द वे टू धाकियाबारी टी स्टेट ऑब्जर्व वास्ट फील्ड्स ऑफ नीटली प्लॉन्ड टी बुशेस विद टी प्लकर्स वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स। अब वो जा रहे हैं ना, एक ब्रिज पे जा रहे हैं, दोनों तरफ ना ऐसे टी गार्डन्स होते हैं, टी बुशेस होती हैं, एंड इस तरह का सीन होता है। तो उनमें ना बीच में उन्हें वो वर्कर्स दिखाई देते हैं जो टी प्लकर्स होते हैं। यहाँ पे देखो तो वो क्या वियर किए होते हैं, वो वियर किए होते हैं प्लास्टिक एप्रॉन्स, ठीक है। क्या क्या
वियर किया होता है उन्होंने, प्लास्टिक एप्रॉन सा कैप्स वियर की हुई होती है। आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में, मूवीज़ में कभी देखना। एंड इवन आजकल तो तुम लोग नेट वगैरह इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, इवन उसी से तो वीडियो भी देख रहे हो मेरी, है ना? कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी दी गई है आपको पिक्चर। आप और ज़्यादा अच्छे से क्लियर व्यूज़ चाहिए तो गूगल पे सर्च कर सकते हो, पिक्चर बहुत बढ़िया-बढ़िया आपको दिखाई देंगी। एंड बैम्बू बास्केट प्लकिंग, यानी कि पीछे ना एक बास्केट कैरी की होती है उनकी, बैम्बू की वो होती है, एंड उसमें ना ऐसे प्लक करके टी लीव्स एंड अपने बास्केट में डाल रहे होते हैं, द फ्रेशली स्प्राउटेड लीव्स। एंड ये काम ना इतना ईजी नहीं होता है कि भाई इतनी सारी लीव्स है, बुशेस है, टी लीव्स तोड़ी एंड उसमें डाल दी, नहीं, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया वाली जो नई नई उगी हुई न्यू स्प्राउटेड लीव्स होती है ना, वो उनको चुन के सेलेक्ट करनी होती है, उनको प्लग करके उनको डालना होता है। बहुत ही हार्ड वर्क होता है, बहुत ही डिफिकल्टी वाला वर्ड काम होता है ये उनके लिए। दे एनकाउंटर अ ट्रैक्टर कैरिंग अ लोड ऑफ टी लीव्स। वो देखते हैं ट्रैक्टर आ रहा है भाई सामने से जिसमें लोडेड है वो टी लीव्स से, ठीक है। अब राजवीर वो इंक्वायर्स करता है, यानी कि वो कुछ कहता है, भाई अपनी थोड़ी नॉलेज बताता है, भाई काम करके मैं पढ़ के आया हूँ, बिल्कुल अच्छे से नॉलेज लेके आया हूँ, ठीक है। सेकंड फ्लश और स्प्राउटेड पीरियड, वो कहता है कि ये सेकंड फ्लश और स्प्राउटेड पीरियड है विच मिस्टर बरुआ कन्फर्म्स लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई। वो कहता है ये सेकंड फ्लश और स्प्राउटेड पीरियड है जो मई से जुलाई तक होता है। ये ऐसा क्वेश्चन करता है किससे? मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ कौन है? वो है प्रांजल के फादर, ठीक है। एंड हियर द बेस्ट टी। मिस्टर बरुआ इज सरप्राइज्ड बाय राजवीर नॉलेज एंड राजवीर एक्सप्रेसेस हिज डिजायर टू लर्न मोर व्हाइल स्टडीइंग एट द स्टेट। अब जो मिस्टर बरुआ है ना, वो कहते हैं कि हाँ हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एंड वैसे सरप्राइज हो जाते हैं वो ये सुनकर। वो कहते हैं कि मुझे हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे से पूरा अपना होमवर्क करके आए हो, अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हो। उसे प्राउड फील होता है कि बहुत अच्छे, हाँ। लेकिन जो हमारा फिर राजवीर होता है ना, वो कहता है, वो खुश हो जाता है, मतलब अगर आपको कोई शाबाशी दे, कोई भी बड़े हमारे शाबाशी देते हैं हमारे कुछ अच्छा काम करने पर, पढ़ने पर, तो हमें तो खुशी होती है ना। तो वैसे ही राजवीर भी कहता है कि हाँ मैं अच्छी मतलब नॉलेज लेके आया हूँ, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं और ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ, और ज़्यादा चीज़ें मुझे पता चले, मुझे और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। सो आई होप आपको ये तीनों ही स्टोरीज समझ आ गई होंगी। यहीं पर हमारी तीनों स्टोरीज एंड हो जाती हैं। अगर किसी भी स्टोरी में, किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड हम फिर मिलेंगे किसी और स्टोरी या किसी चैप्टर के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स।